दोस्तों नमस्कार। अधजल गगरी छलकत जाए, ये कहावत हमारे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध है, जिसका मतलब ये होता है कि जिस घड़े में आधा पानी भरा होता है ना, वो बहुत उछलता है। कल से जब से भारत चीन सीमा पे जिस तरीके से स्कफल हुआ, उसके बाद हमारे कुछ दलाल पत्रकार जो चाइनीज पैसे के गुलाम हैं, उन्होंने हमारी सरकार पे प्रश्न उठाना शुरू कर दिया था। उनका प्रश्न था कि मोदी जी चुप क्यों हैं, मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, और ये क्या गारंटी है कि हमने कितने सैनिक चाइना के मारे हैं। तो इन तीनों का मैं जवाब देना चाहूँगा। जिस तरीके से मोदी जी ने चीज़ों का, स्थितियों का आकलन किया और उसके बाद आज जवाब दिया उन्होंने, उनके जवाब पे बात करेंगे। और दूसरा हम ये बताएंगे कि चाइना एक ऐसा मुल्क जो अपने लोगों के लिए जब जवाबदेही नहीं रखता तो वो दूसरों को क्या ही जवाब देगा। अगर आपको भरोसा करना हो तो आप अपने सेना पे कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और अगर आप नहीं भरोसा कर पा रहे हैं तो इस भरोसे की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपके। आप चाइना के गुण गाते रहिए, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं, चंद रोटी के टुकड़े मिलते हैं, जिस पे आप अपने ज़मीर को बेच देते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं मुद्दे पे। पॉइंट ये है कि मोदी जी ने क्यों नहीं बोला, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू किया था कि अफजल गगरी एक ऐसा इंसान, जिस तरीके से चाइना की बयानबाजी शुरू हुई, उस तरीके से वो अफजल गगरी वाला केस बनता है। फटाफट फॉरेन मिनिस्ट्री की धमकी आ गई। उसके बाद चलिए उनके ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर की धमकी आ गई। पहले उन्होंने 5 मृत्यु को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको इनकार कर दिया। तो जब इस तरह के लोग, इस तरह के गुलाम और चाटुकार लोग जिस देश में भरे रहेंगे और जिस ऑफिस, शी जिनपिंग के ऑफिस और उनके पार्टी की गुलामी करते रहेंगे दिन रात, उनसे ये उम्मीद भी नहीं रखी जाती क्योंकि वो कुछ कहें। लेकिन उसके एवज में अगर इंडियन साइड भी वैसा ही रिएक्ट करता, इसको रिएक्ट भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ओवर रिएक्ट करता, तो उसके बातों की इंपॉर्टेंस क्या रह जाती आप समझ सकते हैं खुद। हम अगर उनके हर एक बात का जवाब देने लगे तो हमारी बातों की वैल्यू उसी दिन खत्म हो जाती है। हम कहते हैं कि वचनम किम दरिद्रता, लेकिन वचनम किम दरिद्रता जो है ना, वो आप जब सर्वोच्च पद पे आसीन हैं तो आप कुछ भी नहीं बोल देते। आप इमरान खान से कंपेयर नहीं कर सकते, वो कुछ भी बोल सकता है। वो गधे को घोड़ा बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और हमारे देश में भी ये कुछ राहुल गांधी जैसे लोग जो आलू से सोना बना सकते हैं। तो वैसा बोलने का सर कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात कि परिस्थितियों को आकलन करने के बाद ही कुछ बोलना चाहिए, और प्रॉपरली वही हुआ है जो कि एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रियों ने स्थिति का जायजा लिया, डिटेल्ड रिपोर्ट्स का अध्ययन किया और उसके बाद जो भी रिप्लाई देना था वो दिया। हम सबके सामने है वो रिप्लाई, और रिप्लाई भी ऐसे सधे हुए शब्दों में कि कड़ी प्रतिक्रिया भी चली गई और शब्दों का प्रयोग भी हमने गलत नहीं किया, और ना ही हमने कुछ ऐसा कहा जिससे कि इंटरनेशनल जो डिफरेंट ट्रीटीज हैं उस पर हम कुछ बैकफुट पे आ जाएं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ओवर रिएक्शन नहीं रहा, और ये चाइनीज एजेंट मीडिया को समझना पड़ेगा कि इसलिए इतनी जल्दी में प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। उसके लिए जनता है, उसके लिए हम हैं। हम चाइना का विरोध भी करेंगे, हम चाइना की खाल उधेड़ने की बात करेंगे और कर भी सकते हैं। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर कि पहले जवाब क्यों नहीं दिया गया। दूसरी बात आइए, आज जो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, जो हालात थे उसके अकॉर्डिंग उनका वही कर्तव्य बनता था। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि चाइना को मैसेज देना, एक और स्ट्रांग मैसेज देना कि हमारी जो क्षेत्रीय अखंडता है, जो एकता है और अखंडता है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मीन्स आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप 1 इंच भी आगे बढ़ेंगे तो हम आपके खाल उधेड़ लेंगे, हम आपकी बोटी बोटी अलग कर देंगे। ये ताकत रखते हैं। लेकिन
हम समझाएंगे हम पहले बातों से आपको समझाएंगे, हम पहले आपको बताएंगे कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्योंकि आप लोग चमगादड़ और कुत्ते खाने वाले लोगों को अक्ल नहीं हो सकती। पैसा दे दिया विश्व कम्युनिटी ने आपके यहाँ आकर, लेकिन अक्ल नहीं दी। उसके लिए हम समझाएंगे और उसके बाद याचना नहीं अवरण होगा। और भी उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं देंगे, अगर 5 गांव भी नहीं देंगे, जिस तरह से महाभारत में कहा गया, भगवान ने कहा कि अगर 5 गांव भी नहीं दे सकते हो, फिर तो जाना ही पड़ेगा अधिकार लेने के लिए, फिर तो धर्म की स्थापना के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो अब वही हालात आ गए हैं। उन्होंने ये कह दिया याचना नहीं अवरण होगा। या तो बात होगी तो मुद्दे पे बात होगी, पॉइंट टू पॉइंट टॉक होगी, या फिर युद्ध होगा, क्योंकि हमें वो चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। शांति हम चाहते हैं, लेकिन शांति उस कीमत पे नहीं चाहते हैं कि हमें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़े और हमारा ज़मीन के साथ साथ हमें ज़मीर भी छोड़ना पड़े। जी हाँ, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री के वक्तव्य से निकल के आई, वो ये कि सेना को फ्री हैंड दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है? सेना को फ्री हैंड देने का मतलब क्या है कि जब तक फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन ना जाए, तब तक सेना जिस जगह पे काम कर रही है उस जगह के हालात को देखते हुए और एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है, और उससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मीन्स ये कि अब आपको प्रधानमंत्री कार्यालय पे फोन करके पूछना नहीं है कि हम उसको मारे या ना मारे, मुंह में मार के चले गए हैं। वैसे मोदी जी की एक स्पष्ट नीति रही है, इसकी मैं सराहना करता हूं हमेशा, कि उन्होंने हमेशा से ही फ्री हैंड दिया था पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। लेकिन परिस्थितियां विपरीत हैं। इसमें सेना फूंक फूंक कर कदम रख रही थी, क्योंकि हमारी सेना प्रोफेशनल आर्मी है और वो सरकार के अधीन काम करती है, सरकार के नीतियों के अनुसार काम करती है। बदतमीज सेना नहीं है वो। तो दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ कि अब सेना के हाथ और भी खुल गए हैं और सेना के हाथों में और मजबूती और ताकत आ गई है। अब वो अपने अकॉर्डिंग जो भी ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन होगी वो कर सकती है और अच्छे से कर सकती है। मैं बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि सेना के पास ये छूट थी, और तभी 15-16 की इंटरवेनिंग नाइट में जो हुआ, उसके बाद जब रिप्लाई में हमारे सैनिकों ने वहाँ पे एक्शन लिया, तो उस एक्शन के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, और जवाब तो वहीं पे हिसाब बराबर कर दिया था उनको। जवाब तो मिल गया था उसी रात। उसी रात को 11 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक जो धुलाई हुई है उनकी, वो धुलाई चाइनीज कभी भूल नहीं सकेंगे। और इसका प्रमाण भी मैं देना चाहूँगा आपको। इसका प्रमाण था ये कि सुबह 7 बजे होते होते वहाँ पे लोकल कमांडर्स के बीच में मीटिंग की इन्फॉर्मेशन आ गई और मीटिंग का रिक्वेस्ट आ गया वहाँ पे। उसके बाद कल से लेकर आज तक बीजिंग में हमारे एम्बेसडर के साथ लगातार, हमारे अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग चल रही हैं। तो ये होता है खौफ, और ये खौफ है उस रात की बिफिटिंग रिप्लाई का, क्योंकि रिप्लाई अगर नहीं दिया जाता ना, तो चाइनीज ऐसे नहीं है कि वो खुद बातचीत का प्रपोजल लेके और भारत के पास आए और कहें कि बात कर लो तुम। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आइए आप, मोदी जी का दोनों मैसेज हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे पत्रकार, जो दलाल मीडिया है हमारी, जो चाइनीज पैसों की गुलाम और रोटी के टुकड़ों पर पलने वाली, वो ये कह रही है कि आखिरकार क्या प्रूफ है कि 43 मरे। देखिए जनाब, मैं बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में ना बहुत सारी चीजें बिना प्रूफ के माननी पड़ती हैं। कुछ रिवाज होते हैं, और भारतीय सभ्यता संस्कृति में खासकर ये रिवाज होता है। बहुत सारी चीजें रिवाज होती हैं, मानना पड़ता है उनको, और हम मानते हैं, और हम सनातन धर्म से उसको मानते आए हैं, इसलिए मानते हैं। क्योंकि हर एक बाप और बेटे का डीएनए टेस्ट नहीं होता, फिर भी हम भरोसा करते हैं और अपने पिताजी का नाम वही मेंशन करते हैं जो लोग कह रहे होते हैं, जो हमारी घर की, जो हमारे साथ समाज के लोग कहते हैं, हम वही मानते हैं। हम कभी डीएनए टेस्ट सबका नहीं कराते, एक्सेप्ट कोर्ट प्रोसीजर। अगर हम कोर्ट प्रोसीजर को छोड़ दें तो बहुत चीज़ें माननी पड़ती हैं। तो आपको ये माननी पड़ेगी। अगर आप भारतीय सेना पे विश्वास रखते हैं, भारतीय सरकार पे बेशक आप विश्वास ना रखें, कम से कम भारतीय सेना पे विश्वास रखें। वो इतनी अच्छी प्रोफेशनल आर्मी है, किसी की सरकार के दबाव में नहीं आएगी, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ काम भी नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं उनको समझाना चाहूँगा कि आखिरकार चाइनीज कितने मरे, इससे आपको क्या परेशानी है। चाइना की सरकार तो खुद अपने जनता के लिए जवाबदेह नहीं है। यही तो फर्क है हमारे डेमोक्रेसी में और उनके कम्युनिज्म में।
वहां पे कम्युनिज्म मीन्स तानाशाही है। वहां पे किसी को जवाब देने के लिए वो सरकार और शी जिनपिंग की ऑफिस जो है वो अथराइज नहीं है, वो नहीं दे सकता। और उल्टा वही सेना जो यहाँ पे मरी है, जहां मारा गया है, उनको घुटनों के बल लाया गया है, उसी सेना से वो जाकर अपनी जनता को भी 1979 5 जून अभी हम बरसी मनाया है हमने, उस चौक पे उन्होंने टैंक से रौंदवा दिया था। तो उस जनता को वो जवाब देना नहीं समझते, क्योंकि जवाब देंगे तो जवाब में क्या देंगे कि 43 सैनिक मारे गए हैं। तो ये भी एक प्रूफ है उन जो मीडिया, जो चाइनीज मीडिया है, उन पर तमाचा है कि आप किससे मांग रहे हैं। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि कितने मरे हैं, वो बता दें। और उसके बाद भी अगर भरोसा नहीं हो तो आपका भरोसा नहीं चाहिए हमें। उसके बाद आ जाइए, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी और अमेरिकन खुफिया एजेंसी दोनों ने अप्रूव कर दिया है कि लगभग 35+ उनके मरे हैं और 15-20 और ऊपर घायल हैं। हमने क्या क्लेम किया था, ANI ने क्या क्लेम किया था कि 43 उसके या तो सीरियसली इंजर्ड हैं या फिर डेड हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे एम्बुलेंसेज, एयर एम्बुलेंसेज और स्ट्रेचर्स को नोटिस किया गया था, उससे जो हमारी भारतीय सेना अंदाजा लगा सकती थी वही एक आंकड़ा था। ANI वहां जाके खुद से नहीं छाप दिया था, ये सूत्रों से आई हुई जानकारी थी और वो भी ऑथेंटिक जानकारी थी, और उसको अप्रूव किया ब्रिटेन और अमेरिका के खुफिया एजेंसियों ने। तो कम से कम अपने देश पे नहीं तो ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसी पर भरोसा हो तो आप भरोसा कर लें, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। सबसे आखिर बात कि ओवरऑल जो प्रकरण रहा है अब तक का, जिस तरीके से हमने चाइना को सबक सिखाने के लिए कमर कसी है वो आगे जारी रहेगी। और जिस तरीके से सेना के साथ PMO का रिलेशन है और जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन है, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि आने वाले 2-4 दिनों में बहुत कुछ डेवलपमेंट नहीं होने वाला वहां पे, क्योंकि चाइनीज कुत्तों की इतनी भयंकर पिटाई हुई है कि वो फिर से आने की दुस्साहस नहीं करेंगे आने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 19 जून को जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है वो इसीलिए बुलाई गई है कि इन जो भी कबूतरबाज हैं, ये जो शांति के कबूतर उड़ाने वाले हैं और चाइना के फेवर करने वाले हैं, उसमें कुछ चाइनीज चमचे और कुछ जो चाइनीज राजदूत से एक बॉर्डर एस्केलेशन के बीच मिलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं, उनको बुलाया गया कि आप भी जान लें कि परिस्थितियां क्या है और सरकार क्या कर रही है और आगे क्या करने का प्लान है, और परिस्थितियां किस तरीके से डेवलप अगर होती हैं, चेंज होती हैं, तो उसमें सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या बनेगा, इसकी पूरी डिटेल जानकारी उनको दी जाएगी। और उसके बाद सख्त हिदायत दी जाएगी कि आप कृपया अपनी जुबान बंद रखें, नहीं तो चाइनीज के साथ साथ आपकी भी जुबान बंद करनी पड़ेगी। तो ये है पूरा आज पूरे दिन का मामला जो कि चला और आज इस मुकाम पे है कि हम एक अच्छे लीडिंग एज पे खड़े हैं और होपफुली आगे हम लीड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।